स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 12th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन डिजीज। ठीक है, ह्यूमन डिजीज पे ऑलरेडी मैंने 13 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो ये कौन सा लेक्चर है? ये 14th लेक्चर है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो ज्यादा वीडियोस हो सकता है 4-5 वीडियो मुझे और बनाने पड़ेंगे क्योंकि अभी एड्स कैंसर ये सब भी बचा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो ये कौन सा वीडियो है? ये 14th वीडियो है। 13 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 13 वीडियो तक। 13th वीडियो में हमने लिम्फॉइड ऑर्गन शुरू कर दिया था और लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में हमने ये समझा था कि लिम्फॉइड ऑर्गन मेजरली और टोटल 3 तरह के होते हैं। बाकी मेनली हम 2 ही पढ़ते हैं एनसीईआरटी, लेकिन मैंने 3 आपको बताया था वहां पे। ठीक है, मेनली क्योंकि 3 टाइप के होते हैं, मतलब वैसे 3 टाइप के होते हैं मेनली, लेकिन 2 टाइप के बारे में ज्यादा हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड टर्शियरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको करना चाहूंगा। 11th क्लास स्टूडेंट जो बच्चे वीडियो देखते हैं कि सर 11th क्लास के वीडियोस नहीं आ रहे, तो एक एक चैप्टर वाइज लेते चलेंगे। अभी जैसे मैंने कहा था कि 12th का चैप्टर नंबर 8 पहले मैं फिनिश करूंगा, फिर चैप्टर नंबर 3 जो है 11th क्लास का, चैप्टर नंबर 4 जो है 11th क्लास का वो शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास एंड 12th क्लास दोनों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर बायोलॉजी के लिए, तो दोनों के ही मुझे टॉपिक्स जो हैं लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक 12th का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तब तक आप दूसरे वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे 11th क्लास में। ठीक है, चलिए तो इसे शुरू करते हैं। देखो ऑल दिस 3 टाइप, कौन से 3 टाइप की बात कर रहे हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड टर्शियरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, all these 3 type are based on their involvement in the stage of lymphocyte development and maturation. देखो ये 3 तरह से कैसे डिवाइड किया हमने इसको। all these 3 type are based on their involvement. They are based on their involvement in the stage of lymphocyte development and maturation. देखो lymphocyte development and maturation जो होगा, lymphocyte development and maturation की जो स्टेज होगी उसमें इन तीनों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन से प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसके आधार पे इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? देखो लिम्फोसाइट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, लिम्फोसाइट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन का। लिम्फोसाइट डेवलप करेंगे ना, मैच्योर भी करेंगे, तो लिम्फोसाइट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, किस लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, किस तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन का, उसके आधार मतलब स्प्लीन का क्या रहेगा, बोन मैरो का क्या रहेगा, थाइमस का क्या रहेगा। ठीक है, तो उसके आधार पे लिम्फॉइड ऑर्गन्स को 3 तरह से डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, मेनली ज्यादा मेन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी है। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन मेनली है लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट एक तरह का WBC है और ल्यूकोसाइट पूरे WBC को ही बोलते हैं। WBC 5 प्रकार के थे, अरे थे कि नहीं थे? 5 प्रकार के थे WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट बोलो, WBC बोलो, एक ही बात है। लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट जो है WBC का एक टाइप होता है। WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इसके अलावा लिम्फोसाइट और मास्ट सेल। ठीक है, क्लियर है बात? ये इस तरीके से 5 टाइप से हो गए। तो ये क्या कह रहा है? लिम्फॉइड ऑर्गन मेनली है लिम्फोसाइट। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है मेनली? एक तो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट तो होंगे, और ल्यूकोसाइट रहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट बोलो, अच्छा इन्होंने लिख भी दिया, ल्यूकोसाइट बोलो या व्हाइट ब्लड सेल बोलो, एक ही बात है। एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ये होता है इनके पास। क्या होता है? लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट आर मोस्ट अबंडेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फोसाइट जो रहते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट आर मोस्ट अबंडेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, कोई भी लिम्फॉइड ऑर्गन हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी, लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा होंगे। किस में? क्योंकि क्या होता है उसके पास, लिम्फॉइड ऑर्गन के पास क्या होता है? लिम्फोसाइट रहता है और ल्यूकोसाइट रहता है। तो कोई भी लिम्फॉइड ऑर्गन हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सबसे ज्यादा उसके पास क्या होगा? सबसे ज्यादा उसके पास
ऑब्वियस सी बात है लिम्फोसाइट्स ही होंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन इज मेनली ऑफ टू टाइप, देखो आगे वही बात, वैसे 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन मेनली 2 तरह के हैं, और एनसीईआरटी में आपके 2 तरह के दिए हुए हैं, तो आप 2 तरह के पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आपके नीट के लिए भी और आपके 12th क्लास के लिए भी, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये क्या है, पूरी इनकी जो रामायण है वो समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको 2 तरीके से समझते हैं हम, ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और फिर मेजर रोल देखेंगे, मतलब एक तरीके से कौन कौन आ रहा है इसमें, ऑर्गन्स कौन से आ रहे हैं और उसका फंक्शन क्या है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले क्या आता है, बोन मैरो आता है और थाइमस आता है, ठीक है। अब थाइमस क्या होता है, यहाँ पे एक हड्डी होती है आपके बीच में, जिससे आपके ये दोनों तरफ ये जुड़े हुए हैं ना, ये आपके पसलियां, ठीक है, तो इस तरीके से एक बीच में हड्डी होती है, स्टर्नम कहते हैं इसको। इस हड्डी के ठीक पीछे एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, उसको हम कहते हैं थाइमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थाइमस, ठीक है, क्योंकि ये आपके ब्लड सेल फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, इन सब चीजों में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये थाइमस जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये स्कूल है एक तरीका, अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को, अभी फिलहाल ये ध्यान रखें, थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ पे रहता है, यहाँ पे अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, इस हड्डी के पीछे की तरफ, ठीक है। बोन मैरो क्या होता है, ये यहाँ से बोन ले लेते हैं, यहाँ तो 2 होती है ना हड्डी, अरे होती नहीं होती, बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, यहाँ 2 हड्डियां होती है, एक मत समझ लेना, यहाँ कितनी हड्डी होती है, 1 होती है। ये कौन सी हड्डी है बताओ बताओ, ह्यूमरस, फीमर यहाँ होती है पाँव में, ये ह्यूमरस है, ठीक है, अल्नार रेडियस, ठीक है। तो ह्यूमरस जो है, एक हड्डी ले लो, कोई से भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने ले ली ह्यूमरस, ठीक है। अब इस हड्डी को जब मैं देखूंगा ना, देखो ये हड्डी बनाता हूं मैं एक खूबसूरत सी, पहले तो ठीक है, जो हड्डी रहती है उसके बीच में हॉलो पार्ट रहता है, ऐसा खोखला सा पार्ट रहता है, और उसके अंदर कुछ सेमी लिक्विड सा भरा रहता है। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो भी कभी उन्होंने देखी हो बोन वगैरह ऐसे, तो देखना आप, ठीक है। तो जो बोन रहती है ना, वो अंदर से भरी हुई नहीं रहती, वो थोड़ी खोखली रहती है अंदर से, और उसके अंदर कुछ सेमी लिक्विड सा कुछ ऐसे मटेरियल भरा रहता है। और इस पार्ट को, इस मिड पार्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस मिड पार्ट को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं इसको, बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि बोन मैरो जो है ये यही हड्डी नहीं है, तो एग्जांपल दिया था मैंने, हर बोन में होगा लगभग जो बड़ी हड्डियां हैं, जैसे थाई बोन हो गई आपकी, ये हड्डी हो गई, ये हड्डी हो गई, ठीक है। छोटी हड्डियां रहती है, जैसे नाक कान की हड्डियां इतनी छोटी होती हैं कि अंदर से खोखली नहीं होती हैं, पूरी भरी हुई रहती है अंदर से, तो इनके अंदर बोन मैरो भी नहीं रहता। लेकिन मैक्सिमम बोन्स में बोन मैरो होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होता है आजकल, ठीक है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। बोन मैरो क्या होता है ये आप समझ गए, थाइमस क्या होता है ये आप समझ गए, ठीक है। अब आप ये समझना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप जैसे आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, मान लीजिए आप में से जो एक स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसका जन्म हुआ, कहाँ हुआ जन्म, पटना में उसका जन्म हुआ, पटना में, ठीक है। अब पटना में उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद क्या होता है, जन्म होने के बाद वो थोड़े बड़े होते हैं पहले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, अरे जाते हैं नहीं जाते हैं, फिर उसके बाद वो आगे और अपनी लाइफ प्रोसीड करते हैं, और फिर एक टाइम बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो मर जाते हैं। तो ऐसे ही ये ब्लड सेल भी करते हैं, ठीक है। तो इनके बनने से मरने तक की जो कहानी है, ठीक है, वो इन ऑर्गन से होके गुजरती है दोस्तों, बारीकी से समझना इस चीज को, ठीक है। तो पूरा खेल क्या है, ब्लड का खेल है। ब्लड में मेन चीजें क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, लिम्फ भी एक लिक्विड ऑर्गन रहता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये ऑर्गन जो हैं, इनके अंदर सेल जो रहता है, ये सब बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में बनते हैं, यानी कि ये इनका जन्म स्थान है। जैसे आपका जन्म स्थान पटना था, वैसे इनका बर्थ प्लेस क्या रहता है, बोन मैरो रहता है। आप जन्म लेने के बाद थोड़े बड़े हुए तो आप स्कूल गए, नर्सरी गए, स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, आप पहले स्कूल जाते हैं फिर कॉलेज जाते हैं, क्यों जाते हैं,
अरे क्यों जाते हैं? वो कह रहे हैं मस्ती मारने जाते हैं। अरे मस्ती मारने नहीं जाते, सीखने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सीखने जाते हैं, हम खुद का विकास करने जाते हैं, मेच्योर होने जाते हैं, वैसे ये भी ब्लड सेल भी बोन मैरो में जन्म लेने के बाद थाइमस में जाते हैं, ठीक है। बोन मैरो मान लीजिए ये ले लेते हैं अपन, बोन मैरो यहाँ पे ये बने, इसके बाद ये कहाँ पहुंची? यहाँ थाइमस में, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका स्कूल है, यानी कि यहाँ पे सीखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट कि अब मुझे जीवन में आगे करना क्या है। जो मेरी लाइफ स्पैन है, भले किसी की लाइफ स्पैन 3 दिन हो, किसी की 150 दिन हो, किसी की 100 दिन हो, जो भी XYZ लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन में मुझे क्या रोल प्ले करना है। जैसे हम स्कूल में सीखते हैं ना कि मुझे क्या बनना है आगे लाइफ में आगे, ठीक है। जिस चीज की हम पढ़ाई करते हैं, जो हमें सिखाया जाएगा वही तो हम बनेंगे। तो वैसे ही ये थाइमस में जाके सीखते हैं, ठीक है। समझ पाए होंगे आप, ये चीजें याद रखना दोस्तों हमेशा, ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देखा, वो 12th वाला 3rd चैप्टर का या कोई चैप्टर का, और वो 2 साल पहले का है, तो क्या वो अभी भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? एक बात बताओ, कोई साइंस है, ठीक है, साइंस जीके तो है नहीं, ठीक है, ठीक है, थोड़े बहुत इन्वेंशंस होते हैं, बदलाव होते हैं, लेकिन साइंस में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, कंसेप्ट सेम रहता है हमेशा, ठीक है। भाई मैं अगर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो और थाइमस को बोल रहा हूँ ना, तो आप 10th लेवल पे पढ़ेंगे तो भी यही है। आप अगर PhD लेवल वाले किसी इंसान से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। ये चेंज नहीं हो सकता, ये परम सत्य है, ठीक है। क्लियर है बात? तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं अभी वो वैसे ही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। जब मैंने वीडियोस बनाए थे तब वो जैसे थे, अब भी वैसे ही हैं। तो बिल्कुल 100% एप्लीकेबल हैं वो वीडियोस अभी भी आपके लिए, ठीक है। क्लियर है बात? चलो ये तो हो गई बात। अब ऑर्गन्स क्या हो गए? बोन मैरो और थाइमस ऑर्गन हो गए, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या है? अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देखने से पहले इनके फंक्शन देख लेते हैं ताकि ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाए, प्राइमरी वाला, ठीक है। मेजर रोल क्या है? इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, ठीक है। वही बात है, सीखना। स्कूल में जैसे हम सीखते हैं तो ये भी सीख रहे हैं। इनको करना क्या है? इनको पहचानना है कि कौन एंटीजन है, कौन एंटीबॉडी है, कौन फॉरेन मॉलिक्यूल है, कौन सेल्फ है, कौन नॉन सेल्फ है। तो ये सब पूरी जो विद्या है, ये सब पूरा जो ज्ञान है, ये सीखते यहाँ है, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये ब्लड सेल सीखते हैं। तो वही चीज लिखी गई है, इमेच्योर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी हो सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इमेच्योर लिम्फोसाइट होते हैं जो जन्म लेने के बाद बोन में, देखो बोन मैरो में जन्म होता है, लेकिन बोन मैरो में कभी कभी मैच्योरेशन भी होता है। तो बोन मैरो में जन्म भी हो रहा है, मैच्योरेशन भी हो रहा है। थाइमस में तो प्योर मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है। इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। अब इमेच्योर लिम्फोसाइट थे, पहले नौसिखिए बालक थे, अब स्कूल गए, ठीक है, तो इनको नॉलेज आई, थोड़ी समझ गई, तो ये वैसे ही ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं लिम्फोसाइट, इमेच्योर से डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट से। यानी कि अब ये ऐसे लिम्फोसाइट बन चुके हैं जो किसी पर्टिकुलर एंटीजन को, फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम बन चुके हैं अभी, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये इसका रोल था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का, ठीक है। ये फिर चला दिया कंस्ट्रक्शन वालों ने, ठीक है। अवॉइड करें इसे क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। तो ऐसे तो अगर वीडियोस नहीं हम बनाएंगे, अपलोड करेंगे तो फिर सिलेबस हो नहीं पाएगा आपका। तो इसको अवॉइड करें, पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है उसमें देखो सबसे पहले ऑर्गन्स क्या आते हैं? स्प्लीन आता है। स्प्लीन कहाँ होता है? पेट के नीचे। पेट जो होता है ना आपका, उसके पेट यहाँ होता है। अब कई लोग कहेंगे सर पेट तो यहाँ होता है। अरे पेट यहाँ होता है। आप कोई मैथ्स वाले या कोई लेमन, कोई रोड पे चलते स्टूडेंट नहीं हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? आपको तो एक एक ऑर्गन्स पता होना चाहिए कहाँ होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका जो स्टमक होता है, आपका जो लेफ्ट साइड है, यहाँ होता है स्टमक आपके, ठीक है। ये जस्ट लंग्स के नीचे इधर स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक के थोड़ा सा नीचे यहाँ पाया जाता है क्या? स्प्लीन, ठीक है। परफेक्ट है बात? अच्छा, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स अलग अलग जगह, यहाँ पे जॉइंट्स पे होते हैं, यहाँ पे जॉइंट्स पे होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पे, टॉन्सिल्स। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है बायो। बायो क्या लाइफ के बारे में ही तो है, बहुत मजेदार है। और आपको तो बनना भी तो डॉक्टर ही है, ठीक है। तो आप जितने अच्छे से पढ़ोगे ना, उतना अच्छा आप इलाज कर पाओगे, और जितना अच्छा आप इलाज कर पाओगे उतने ज्यादा लोग आपको दुआएं देंगे, ठीक है। पैसा कमाने एक अलग बात है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आप
अच्छे से इलाज कब कर पाओगे? आप अच्छे से इलाज तभी तो कर पाओगे जब आपको नॉलेज अच्छी होगी। आपको फर्जी डॉक्टर थोड़ी बनना है, आपको बहुत अच्छा वाला डॉक्टर बनना है, बहुत स्पेशलिस्ट बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बम पढ़िए, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। भले थोड़ा ही पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है, मजे से पढ़ो बिल्कुल। स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स पता हो गया, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। स्मॉल, हमारे दो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो अपेंडिक्स होता है यहाँ साइड में, इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन ऐसे होती है ना, ये समझाना जरूरी, देखो एक एक चीज मुझे लगता है मुझे समझानी जरूरी है आपको। तो ये अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है, ये इंटेस्टाइन होता है ऐसा पूरा, इसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अपेंडिक्स वाला पार्ट हो गया, या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेयर पैचेस होते हैं, ठीक है, वो सब किसमें आते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं। तो ये एक अलग टाइप की स्कूल है, ठीक है, ये एक अलग ऑर्गन्स है, ठीक है लिम्फोइड ऑर्गन है लेकिन अलग टाइप के हैं। अच्छा, इनका मेजर फंक्शन क्या है? ये रोल का फंक्शन बोलो, एक ही बात है, provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen which then proliferate to become effector cell. Provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen which then proliferate to become effector cell. अब यहाँ पे ये इनका एक तरीके से ना ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है भाई। यहाँ पे इन्होंने सब सीख लिया, स्कूल में सीख लिया सब कुछ, अब इनको युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वो साइट है एक्चुअल में, ये ऑर्गन्स क्या हैं? वो साइट हैं जहां पे लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन से उनको एक्सपोजर दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि वो इफेक्टर सेल बन पाए। इफेक्टर सेल मतलब ऐसे सेल बन पाए कि जब एंटीजन आएगा बाहर से तो उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे वो, ठीक है। क्लियर है बात? थोड़ा 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 कहते हैं थोड़ी थोड़ी तकलीफ देना जरूरी होता है, थोड़ा ईश्वर हमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ क्यों देता है? ताकि हम मजबूत बने। तो वैसे ही लिम्फोसाइट भी जो है आपके बॉडी के, उन्हें यहाँ पे इन ऑर्गन्स में, स्प्लीन वगैरह इन ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर दिया जाता है एंटीजन से, ठीक है, ताकि ये एंटीजन सेंसिटिव हो जाए, ठीक है, मतलब एक तरीके से एंटीजन को पहचानने लगे और एंटीजन को दुश्मन माने, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। अब इसके बाद जो और चीजें हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लिम्फोइड ऑर्गन का ओवरव्यू देखने के बाद, मतलब मोटी मोटी बातें हमने समझ ली। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स को, जो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में दो हैं, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कई सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो मेन है वो है स्प्लीन और लिम्फ नोड, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोन मैरो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं। क्या होता है ये पता है आपको? बोन मैरो की बात करते हैं। बोन मैरो हमने ये समझ लिया था कि हाँ बोन मैरो और थाइमस जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इतना ही हमने समझा था, ठीक है। अब एक्चुअल में समझते हैं कि बोन मैरो होता क्या है इन डिटेल, ठीक है। बोन मैरो, इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पे ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बोन मैरो क्या होती है मैंने आपको बताया था। बोन मैरो मेन वो साइट है जहां पे ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बर्थ प्लेस है ये ब्लड सेल्स का और लिम्फोसाइट का। थाइमस, इट इज लोब्ड ऑर्गन। लोब्ड ऑर्गन मतलब लोब हो जिसमें छोटे छोटे पार्ट से जुड़ के बना हो, जैसे लीवर एक लोब्ड ऑर्गन है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट से, कई छोटे छोटे या कई पार्ट से मिलके जुड़ा हो, 2 या 3 पार्ट से मिलके जुड़ के बना हो, उसको लोब्ड ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज ए लोब्ड ऑर्गन। कहाँ होता है ये? इट इज लोकेटेड बिनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम को ही कहते हैं। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये एक बीच में हड्डी होती है ना आपके, इससे आपके ऐसे ऐसे पसलियां जुड़ी हुई नहीं होती दोनों तरफ, ठीक है। कितनी रिब होती हैं? अरे रिब कितनी होती हैं? 14 रिब होती हैं, याद रखना। हमारी ये कितनी रिब होती है? 14 इधर, 14 इधर, ठीक है। खैर ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बीच में एक हड्डी होती है ना, इसको कहते हैं स्टर्नम। इसको स्टर्नम बोलो या ब्रेस्ट बोन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इस हड्डी के ठीक पीछे की तरफ, इस हड्डी के ठीक पीछे की तरफ होता है क्या? बोन मैरो, थाइमस, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन
एंड नियर द हार्ट, हार्ट के पास। हार्ट कहाँ होता है? कई लोग कहेंगे सर हार्ट हमने पढ़ा था यहाँ होता है, ठीक है, ना हार्ट यहाँ होता है ना हार्ट यहाँ होता है। हार्ट एक्चुअल में होता सेंटर में ही है, लेकिन सेंटर से बिल्कुल बीच में यहाँ इससे थोड़ा सा टिल्टेड है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हल्का सा इधर टिल्टेड है, ठीक है, इधर हल्का सा टिल्टेड है, ऐसे लोग कहते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट में इसका मतलब मूवीज में बताते हैं अरे मेरा दिल टूट गया, थोड़ा बहुत बायोलॉजी उन्होंने पढ़ लिया आधा अधूरा, तो उनको पता है हाँ लेफ्ट में हार्ट होता है, तो यहाँ हार्ट को बताते हैं। यहाँ हार्ट नहीं होता है दोस्तों, हार्ट यही होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्टेड होता है, हल्का सा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि हार्ट लेफ्ट में होता है, कई लोग कह देते हैं, पर लेफ्ट में नहीं है, सेंटर में ही है, ठीक है। तो हार्ट के आसपास है कहीं, ठीक है। It is located beneath the breastbone and near the heart. Thymus is quite large at the time of birth. ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है जब हमारा जन्म होता है, तब साइज वाइज, साइज के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है जब हमारा बर्थ होता है तब, ठीक है। बट इट्स साइज कीप डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एज एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन्ड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। देखो ये एक ऐसा ऑर्गन है, सारे ऑर्गन जो है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ऑर्गन का साइज भी बड़ा होता है। हमारी नाक पहले छोटी थी फिर बड़ी हुई, ठीक है, ये उंगलियां छोटी छोटी रहती है ना बच्चे की, ठीक है, तो छोटी छोटी उंगलियां रहती फिर बड़ी हुई। हर ऑर्गन ऐसे साइज में बढ़ता है हमारे एज बढ़ने के साथ, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो एज बढ़ने के साथ कम होता है और एक टाइम के बाद बिल्कुल उसकी साइज जो है फिक्स हो जाती है, फिर वो ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है, क्लियर है बात। और वो है थाइमस, ठीक है। ये थाइमस हमारे जन्म के टाइम पे मान लीजिए इसका साइज इतना था, तो फिर ये धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते रहते हैं 18 ये मतलब प्यूबर्टी के टाइम तक, प्यूबर्टी होता है लगभग 13 से 16 साल के बीच में, ऑन एन एवरेज गर्ल बॉय दोनों का ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो 13 से 16 साल के बीच, 13 से 16 17 18 साल के बीच तक इसका साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर मान लीजिए इतना हो गया, अब ये इतना ही रहेगा पूरी जिंदगी भर, ठीक है, क्लियर है बात। ये है थाइमस, ये समझ गए आप। नोट, एक नोट याद रखना है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अच्छा, थाइमस, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मैंने आपको पहले बताया था कि बोन मैरो जन्म स्थान है, ठीक है, ये इसका जन्म स्थान है, यहाँ ब्लड सेल और लिम्फोसाइट जन्म लेते हैं। कुछ ब्लड सेल और कुछ लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन थाइमस जो है ये प्रॉपर स्कूल है, यहाँ पे जन्म कोई नहीं लेता, यहाँ पे सिर्फ मैच्योरेशन ही होता है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट याद रखना है, इसलिए अलग मार्कर से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन है और लिम्फ नोड है। स्प्लीन की बात करते हैं पहले। इट इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। स्प्लीन होता क्या है पहले बताया था, स्टमक के थोड़ा नीचे, ठीक है। इट इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। बीन शेप्ड मतलब बीन होती है ना, बीन खाते हैं अपन, ठीक है, अरे साबूदाना नहीं होता, साबूदाना नहीं, सॉरी, राजमा, राजमा होता है ना, राजमा कुछ ऐसे शेप का होता है, तो कुछ लगभग, पूरा एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग लगभग कुछ ऐसा शेप होता है किसका, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाऊं क्या मैं, लो ये तुम भी क्या याद रखो कैसा बनाया इसने, ठीक है। तो ये बीन शेप्ड का होता है, इट इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, लार्ज ऑर्गन होता है, बीन शेप्ड का होता है। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स। इसके पास क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन है तो लिम्फोसाइट तो होंगे। अब ये फैगोसाइट क्या चीज है, फैगो शब्दों को तोड़ना सीखिए, मैंने आपको पहले बताया था, फैगो और साइड। साइड्स मतलब हो गया सेल और साइड्स मतलब हो गया सेल, फैगो मतलब हो गया किसी को खा जाना। तो ये कैसे सेल होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जो किसी वायरस को या किसी जो बॉडी को दिक्कत कर सकता है उन सेल्स को जाके खा जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छे हैं ये, ठीक है। तो फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो हैं ये इसके अंदर होते हैं, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। स्प्लीन में मेनली कौन होते हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स, ठीक है। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, फिल्टर की तरह काम करता है। कोई फिल्टर तो होना चाहिए ना,
अब आप कहेंगे हार्ट क्या कर रहा है फिर? अरे हार्ट तो पंप कर रहा है, हार्ट सिर्फ एक मोटर है। आप मोटर यूज करते हैं पानी की मोटर क्या करती है? पंप करती रहती है। उसको कोई मतलब नहीं है हार्ट को कि ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीनेटेड है, शुद्ध है, अशुद्ध है, चरस गांजे वाला ब्लड है कि एक अच्छे इंसान का ब्लड है कि किसका ब्लड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ट क्या करेगा? हार्ट का काम एक ही है, हार्ट का काम इमोशनल होना नहीं है, ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है? जस्ट पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड को पंप किया, अब पूरे बॉडी में हमारे पाइपलाइन का सिस्टम है, मतलब आर्टरीज वेन्स है, उसमें पूरा ब्लड आपका घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। बहुत तेजी से घूमता है और विद इन सेकेंड्स एक नस में अगर हम ब्लड देखें ना तो पूरे यहाँ पे जो नस है, यहाँ का जो अभी ब्लड है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, वो पूरी बॉडी में घूम फिर के यहाँ आ जाता है विद इन सेकेंड्स। तो बहुत तेजी से ये काम हो रहा है, तभी तो इतने जल्दी हो पा रहे हैं सारी चीजें। सांस ले रहे हैं, तुरंत इस सेल को ऑक्सीजन मिल गई। क्यों मिल पाई? क्योंकि ये तेजी से हो रहा है, ब्लड काफी तेजी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हार्ट इतना तेजी से कैसे पंप कर देता है सर, ये सारी बातें क्या है हार्ट वाले चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को। अब पूरी बॉडी में आर्टरीज वेन्स हैं, नसें हैं, उसमें ब्लड बहता रहता है। लेकिन कोई कचरा वगैरह आ गया तो हमारे घर में क्या होता है, जैसे एसी यूज करते हैं ना, हम एसी यूज करते हैं तो एसी में फिल्टर होता है कि हवा में कोई कण है, डस्ट पार्टिकल है तो उनको रोक देता है फिल्टर, फिर उस फिल्टर में कचरा आ जाता है तो हमें उसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा फिल्टर है जो बॉडी खुद ही अपने आप को खुद ही रिपेयर भी करता रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेल, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो फिल्टर की तरह काम करता है। ब्लड में कोई कचरा पट्टी है तो उसको ये रोक देता है, उसको ट्रैप करता है, उसको रोक देता है और उसको फिर बॉडी से किसी भी फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देता है, मतलब उस कचरे को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो कितना अच्छा ऑर्गन है, ठीक है। जिसमें खराब हो जाता होगा उसमें बड़ी दिक्कत होती होगी, ठीक है। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वही मतलब है, ब्लड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रैप करता है, ठीक है। स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट। रिजर्वर मतलब मेन स्रोत, मेन जगह, ठीक है, मतलब जहां पे भीड़ हो उस चीज की, ठीक है। तो स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट। स्प्लीन में बहुत ज्यादा एरिथ्रोसाइट पाए जाते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमारी लाइफ होती है ना, हम जन्म लेते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर हम अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है, फिर हम मर जाते हैं एक दिन, ठीक है। क्लियर है बात? इस तरीके से हमारी लाइफ होती है। तो वैसे ही इनकी ब्लड सेल की भी लाइफ होती है। ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या लिम्फोसाइट होते हैं, वो भी पहले जन्म लेते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं बॉडी में, जो भी उनका फंक्शन है उन्होंने सीखा है जो स्कूल में, और उसके बाद फिर उनकी डेथ तो होगी ना। अरे भाई, जो आया है इस दुनिया में वो मरेगा तो सही, ठीक है, परम सत्य है, ठीक है। तो वो भी मर जाते हैं, ठीक है। तो मरते कहाँ हैं, ये मेन बात है। अरे मरोगे तो सही ना, सभी मरेंगे एक दिन। तो वैसे ये ब्लड सेल भी मरते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मरते हैं? ये मरते हैं स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में ये मरते हैं, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रगाह। ग्रेवयार्ड होता है कब्रगाह। कब्र जो होती है ना उसको कहते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो स्प्लीन जो है, जो कि यहाँ पे होता है आपके स्टमक के नीचे, ये इसमें बहुत सारे अपने लाइफ स्पैन पूरी करने के बाद आरबीसी पैदा हुए, स्कूल गए, थाइमस में गए, फिर ये अपने पूरी बॉडी में घूमे, इन्होंने फंक्शन किया, फाइनली जब ये बूढ़े हो गए तो ये स्प्लीन के पास चले गए और स्प्लीन में जाके ये मर गए, ठीक है। तो स्प्लीन में क्योंकि ये मरते हैं आरबीसी, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, इसलिए इसको रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट क्या होता है भैया? एरिथ्रोसाइट आरबीसी का ही तो दूसरा नाम है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ठीक है सर, आरबीसी जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ, ये जो आपका स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, और स्प्लीन में जो है रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट भी है वो। लेकिन क्या स्प्लीन में सिर्फ आरबीसी ही मरते हैं? क्या स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी मरते हैं? क्या प्लेटलेट्स मरते हैं? क्या या दूसरे लिम्फोसाइट जो है वो मरते हैं? हाँ, वो भी मरते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी नहीं मरते। याद रखना, डब्ल्यूबीसी जो है वो स्प्लीन में नहीं मरते हैं। डब्ल्यूबीसी ब्लड में अपना काम करते हुए ही 3-4 दिन की इनकी लाइफ होती है वैसे भी, तभी मर जाते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन में आपके एरिथ्रोसाइट मरते हैं, आरबीसी मरते हैं मतलब,
और इसके अलावा आपके प्लेटलेट्स हो गए, लिम्फोसाइट वगैरह, इनकी भी डेथ होती है। लेकिन ज्यादा क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट सेल हमारी बॉडी के आरबीसी हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी क्योंकि मरते हैं, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ प्लेटलेट्स या ग्रेवयार्ड ऑफ लिम्फोसाइट नहीं बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन हमने कर लिया। अब इसमें एक और है लिम्फ नोड और बच रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। तो लिम्फ नोड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर एड्स है, कैंसर और ड्रग अब्यूज है। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।